नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। एक मित्र ने हमसे कई बार इस कमेंट को लगातार हमसे पूछा कि भैया आप यह काम क्यों करते हैं, क्या कोई आर्थिक समस्या है इस वजह से आप काम करते हैं, क्या कोई समस्या है जिस वजह से आप काम करते हैं। तो मैं इस शब्द का एक ही जवाब दूंगा कि यह मेरा पैशन है, यह मेरा शौक है और मैं शौकिया इस काम को करता हूं। चाहे हमारे वीडियो को कोई देखे या ना देखे, फिर भी मैं ये काम जो है बहुत दिन से कर रहा हूं, है ना। तो एक ऐसा मेरा शौक बन गया है कि प्रतिदिन जब तक मैं आकर के कैमरे के सामने बकबक नहीं कर लेता हूं, तब तक हमें लगता है कि हमारे दिल में कहीं ना कहीं कुछ कसक बची हुई है। इस वजह से मैं ये काम करता हूं और जो आपके प्रेम के बदौलत हमें जो कुछ भी मिलता है उसी से हम संतुष्ट रहते हैं। हम कुछ ज़्यादा कामना नहीं करते हैं, ठीक है, ना ही आप लोगों से कुछ मतलब कि मांग करते हैं। बस मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लोग अगर हमसे कुछ लाभ मिल रहा हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जहां उन्हें भी लगे कि कुछ मतलब कि अपनों के बीच का कोई व्यक्ति आपको गाइड कर रहा है। आपको हमसे पढ़कर के केवल और केवल यही अंदाजा होता होगा कि कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है, आपका भाई पढ़ा रहा है, आपके अपनों के बीच का कोई लड़का आपको पढ़ा रहा है। इस बात को आप खुद अपने दिल पर हाथ रख कर महसूस करिएगा कि आपको यही दिल से आवाज आएगी कि नहीं, यह बंदा जो पढ़ा रहा है ये अपने बीच का है, अपने समाज के बीच का है। आपको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम आपके ही हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो का टाइटल दिया है चलिए आज कुछ तूफानी करते हैं। मैं लगातार आपको जो है आपके प्रशिक्षण से संबंधित नॉलेज दे रहा था, मनोविज्ञान से संबंधित वीडियो जो है सर के माध्यम से दी जा रही हैं, ठीक है। तो आज जो है आज कुछ तूफानी करते हैं, उसका मतलब यह है कि आज मैं जो है आपको यूपी टेट के हिंदी का पेपर कराने जा रहा हूं। अभी तक मैं जो है मनोविज्ञान आपको पढ़ाता था, लेकिन आज यूपी टेट के हिंदी के 30 क्वेश्चन आपको जो है यहां पे लिखा हुआ मिलेगा। और देखिएगा आपको यह वीडियो शायद 20 मिनट 25 मिनट में मिल जाए, लेकिन इस वीडियो को बनाने में मेरा पूरा 2 घंटा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेहनत करने के बाद अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, इस वजह से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और आपको पसंद आता है तो यार लाइक जरूर किया करिए, है ना। लाइक आपके एक लाइक से हमारा उत्साह जो है 100 गुना ज्यादा बढ़ता है। एक लाइक 100 गुना उत्साह हमारा बढ़ता है। आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, ये यूपी टेट का पेपर है और ये 30 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा। 10 क्वेश्चन पहले स्लाइड पर लगा हुआ है, 30 क्वेश्चन आपके सामने आएगा, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रागैतिहासिक में उपसर्ग है। देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन पेपर को कराने का एक ही उद्देश्य है कि आपका बीएड और डीएलएड ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य जो है शिक्षक बनना होना चाहिए। बीएड और डीएलएड क्या है, बीएड करना और डीएलएड करने के बाद अगर आप टेट नहीं पास होते हैं, अन्य कई परीक्षाएं नहीं निकाल पाते हैं, तो महज एक शादी का सर्टिफिकेट बन के रह जाएगा और बाकी उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी लोग शिक्षक के पद पर कहीं ना कहीं सक्सेस हो, तभी आपका बीएड और डीएलएड करना सार्थक होगा, है ना। चलिए इसी वजह से हम बीच सेगमेंट में यूपी टेट के क्वेश्चन पेपर को लेकर के आए हैं। प्रागैतिहासिक में उपसर्ग बताइएगा। आप इसे जो है ऑनलाइन की बात लीजिएगा। मुझे पता है कि यह वीडियो आपको पब्लिश किया जाएगा, आपके पास अपलोडिंग के तौर पे जाएगा, लेकिन आप लोग इसे थोड़ा सा मतलब कि ऑनलाइन वे में लीजिएगा। अगर आपको आता है तो आप कमेंट करिएगा, इसे ऑनलाइन लेने का प्रयास करिएगा। अभी हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं लाइव क्लास ले पाऊं, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की वजह, सपोर्ट के बदौलत यह कुछ भी संभव होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्रागैतिहासिक में उपसर्ग कौन सा है? प्रा उपसर्ग है, प्राक उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी है। सी है प्राग उपसर्ग है, डी है प्रागैति उपसर्ग है, ठीक है। इसका जवाब दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं इसमें क्या कौन सा उत्तर सही होगा। इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रागैतिहासिक में जो है प्रागैतिहासिक में जो है प्राक उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तुलसीदास किसकी कविता है? आप लोग देखिएगा, आपके जो यूपी टेट का सिलेबस है, यूपी टेट में 2 से 3 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो कि कृतियों पर आधारित होते हैं, जो कि रचनाओं पर आधारित होते हैं। उसी तरीके से पूछा गया है, जो तुलसीदास लिखा गया है, ये तुलसीदास एक कविता है और एक कविता किसकी है? क्या हरिवंश राय बच्चन की है? क्या गजानन माधव मुक्तबोध की है? क्या अज्ञे जी की है? कभी कभार इनका पूरा नाम पूछा जाता है। मुक्तिबोध का पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध, अज्ञे जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद वात्स्ययन हीरानंद अज्ञे जी, है ना। इतना सब कुछ जानते हैं यार, कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़े होंगे। आगे बात है ऑप्शन नंबर डी, निराला जी। निराला जी का पूरा नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर निराला जी, यही था ना, रामधारी सिंह दिनकर निराला जी। तो बताइएगा
तुलसीदास किसकी रचना है ना? तुलसीदास जो है यही निराला जी की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर निराला जी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया है बहिष्कार। बहिष्कार में कौन सा संधि विच्छेद है? आपसे पूछा गया है बहिष्कार में कौन सा संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए है बहिधनकार, ऑप्शन नंबर बी है बहिधन अस्कार, ऑप्शन नंबर सी है बहिष्धन आकार, ऑप्शन नंबर डी है बहिर्धन कार। तो बताइएगा, आपको अगर आता है तो ऑनलाइन की बात लीजिएगा और इसका जो है कमेंट में जाकर के कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर पिन कर दीजिएगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर ए बहिधन कार। क्या है? बहिधन कार। ठीक है, चलिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है वैदेही वनवास। ये बहुत ही फेमस कृति रही होगी, अगर आप इंटर में जो है इंटर में आप पढ़े होंगे तो बहुत ही फेमस कृति रही होगी कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी है हरियोध। हरियोध का पूरा नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी। ऑप्शन नंबर सी है दिनकर जी, दिनकर जी। ऑप्शन नंबर डी है श्रीधर पाठक जी। ठीक है, बताइएगा कि वैदेही वनवास किसकी रचना है, जरूर बताइएगा। आपको अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी। बहुत ही फेमस कृति है ना। मैंने यहां पे निराला जी का नाम लिख दिया, क्या बताया आपको? रामधारी सिंह दिनकर निराला जी, है ना। तो नहीं है ये रामधारी सिंह दिनकर निराला जी नहीं, हमारे दिमाग से वो निकल गया। इनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, है ना। ये जो निराला उपनाम है ये सूर्यकांत त्रिपाठी का है। मुझे पूरी तरीके से याद था लेकिन नीचे दिनकर जी लिखा गया था, मैंने उसी को देख करके रामधारी सिंह दिनकर बता दिया ना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे और यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी, है ना। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रामधारी सिंह दिनकर निराला जी, ये बिल्कुल गलत है ना। और यहाँ पर जो निराला जी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है ना। एक बच्चा हमारे सामने था जो कैमरा मैन की भूमिका में है, वो हंस रहा था लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे किस बात में हंस रहा है, यही बात थी। निराला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी का नाम है। चलिए गलती हो जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 4 है वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो हरियोध जी की रचना है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की रचना है वैदेही वनवास। ठेठ हिंदी का ठाठ भी इनकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5वां है पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। आपके सामने चार प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है पखावज, ऑप्शन नंबर बी है पहिया, ऑप्शन नंबर सी है लिखावट, ऑप्शन नंबर डी है मझधार, है ना। बताइएगा इसमें से कौन सा पुल्लिंग है। ये आयोग के द्वारा जो है ये बहुत ही मतलब कि एक तरीके से कहा जाए यूपी टेट और यूपी टेट का पेपर आए तो उसमें जो है 2 एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि जिसे कहा जाता है भ्रम की स्थिति में डाल देते हैं, है ना। जो कई किताबों में, यहां तक कि पृथ्वीनाथ पांडे उंडे किताबों में पखावज को जो है पुल्लिंग शब्द माना गया है, लेकिन आयोग ने क्या सही माना था? आयोग ने पहिया क्वेश्चन सही माना था, है ना। आयोग ने माना था कि पहिया पुल्लिंग है, लेकिन पहिया आयोग ने माना था, लेकिन जो राइट आंसर पृथ्वीनाथ पांडे किताब है और अन्य सारी किताबों में जो है पखावज को पुल्लिंग माना गया है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग आयोग के अनुसार बी लगाइएगा। अगर इस तरीके के देखिएगा, अगर एक बार जो है भ्रम वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो एक क्वेश्चन अब निरसित कर दिया जाएगा। संविधान के भाग 7 को जिस तरीके से हटा दिया गया, ठीक इसी तरीके से अब इस तरीके का कोई भी ऑप्शन आपको यूपी टेट की आगामी परीक्षाओं में नहीं मिलेंगे, है ना। कोशिश किया जाता है कि प्रश्न पत्र जो बनाया जाए वो बिल्कुल साफ सुथरा बनाया जाए, लेकिन ऐसी कोई एकाध गलती हो सकती है। इसमें जो है 2 पुल्लिंग दे दिया था और आयोग ने पहिया को पुल्लिंग माना था और कई किताबों में जो है पखावज को पुल्लिंग माना गया है ना। चलिएगा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? आपसे पूछा गया है संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है त्र, ऑप्शन नंबर बी है य, ऑप्शन नंबर सी है छ, ऑप्शन नंबर डी है ज्ञ, है ना। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, बहुत ही आसानी से आप जवाब दे पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। मैं आपके कमेंट को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन बेहतर तरीके से आप लोग जो है ऑप्शन नंबर बी सही कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्या है, या क्या होता है आप लोग बताइएगा, या कौन सा व्यंजन है? व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है ऊष्म व्यंजन, एक होता है संयुक्त व्यंजन। तो बताइएगा या कौन सा व्यंजन है ना, बताइएगा। और मैं आपको बता दूं यह कैसा व्यंजन है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है। पूरी चीजें बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए प्रश्न 7वें पर आते हैं। मृत्युंजय पद में समास कौन सा है?
मैं बताता हूं कि जब आप यूपी टेट, जैसे कि फर्स्ट ईयर आपका समाप्त हो जाता है, जब यूपी टेट की बात आएगी तो यूपी टेट के लिए हो सकता है तब तक हम इतने मजबूत हो जाएं कि आपके लिए बहुत ही बेहतर प्लानिंग के साथ यूपी टेट के क्षेत्र में उतरा जाए, है ना। तो अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो यूपी टेट के दौरान मैं पूरी मतलब कि अच्छे प्लानिंग के साथ आपके बीच आऊंगा कि बेहतर तरीके से आपकी तैयारी करवा पाऊं, है ना। लेकिन साथ आप लोगों का लगातार होना चाहिए, तभी जाकर के यह कुछ संभव है। चलिएगा, मृत्युंजय में कौन सा समास है बताइएगा, मृत्युंजय में कौन सा समास है। बहुत ही आसानी से इसका जवाब आप लोग दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी है द्वंद्व समास। बताइएगा मृत्युंजय में कौन सा समास है, आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है ऑप्शन नंबर ए, है ना, बहुब्रीहि समास। मृत्युंजय का जब आप समास विग्रह करेंगे तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात इसमें जो है तीसरा अर्थ निकल रहा है। तीसरा अर्थ क्या है, महाकाल। भगवान महाकाल को माना जाता है, भगवान महादेव, भगवान शंकर को माना जाता है कि जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए थे, है ना। जो व्यक्ति जो विष का प्याला पी सकते हैं वो तो मृत्यु पर विजय ही प्राप्त कर लिए हैं, है ना। इसी वजह से मृत्युंजय कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रदान नहीं होता है, बल्कि किसी तीसरे की तरफ संकेत दे देते हैं दोनों पद मिलकर के, है ना। चलिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8वें पर चलते। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए अलन, बी है अल, सी है अल, डी है अलम। इस तरीके से हलंत वाला थोड़ा सा माइनर का मतलब होता है बहुत कम, मेजर का मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना। इसे भी जानिएगा, मेजर प्रॉब्लम का मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, माइनर प्रॉब्लम का मतलब छोटा प्रॉब्लम आ गया, है ना। चलिए अलंकार में बताइए कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अलम उपसर्ग है। अलम, म के नीचे हलंत लगेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। विश्लेषण शब्द का विलोम आपसे पूछा गया। विश्लेषण शब्द का विलोम आपसे पूछा गया, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है व्याख्या, ऑप्शन नंबर बी है विवेचन, ऑप्शन नंबर सी है संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी है विभाजित, है ना। आपको आता है तो बताइएगा। विश्लेषण शब्द में जो है संश्लेषण, इसका विलोम क्या होता है, संश्लेषण। बहुत ही आसानी से आप लोग जवाब दे पा रहे होंगे, आसान क्वेश्चन माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन, है ना। ऊष्म व्यंजन बताइएगा। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए है च छ ज, ऑप्शन नंबर बी है श श श, सी है अबस, डी है यरल, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किए होंगे। आप लोग अगर हमारी हिंदी के वीडियोज को नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा, हम कुछ वीडियोज हिंदी पर आपको दे दिए थे, है ना। लेकिन आगे देख रहे थे हिंदी पर लोगों की रुचि बहुत कम थी। अभी आप लोग जो है बीएड डीएलएड की तैयारी में लगे हुए हैं, आपको रुचि नहीं थी तो मैंने उस वीडियो को रोक दिया वहीं पर, है ना। लेकिन कुछ वीडियो यहां तक तो वीडियो मैंने दिया था, वर्णमाला पढ़ाया था, वाक्य रचना पढ़ाया था, घोष सघोष पढ़ाया था, काफी कुछ पढ़ा दिया था, है ना। आप लोगों का मांग रहेगा तो कोशिश की जाएगी कि हम धीरे धीरे उसी वीडियो में ऐड करते हुए पूरे प्लेलिस्ट को पूरा कर दें, है ना। फ्री में आप लोगों को मिल जाए कि कभी आपको भटकना ना पड़े इधर उधर, है ना। चलिएगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो स है ये क्या है, ये जो है ऊष्म व्यंजन है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए चलिए 10 सवाल आपके सामने और लगाइए। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसे ऑनलाइन की भांति लीजिएगा। जिनका उच्चारण क्या लिखा गया है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं, है ना। अब भाई साहब इसका क्या कहते हैं बताइए। मूर्धन्य कहते हैं, कंठ कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी दंत कहते हैं, है ना। तो आप उच्चारण करके देखिए, जब आपका जीभ दांतों पर जाएगा, बेसिक सी बात है, ऊपर के दांतों पर आप बोलेंगे ता, तो आपका जीभ जो है ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, दंत की तरफ। तो जब जिसका उच्चारण जो है ऊपर की दांतों की तरफ जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं, दंत कहते हैं, है ना। उच्चारण स्थान पे बहुत ही बेहतरीन वीडियो हमारा गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपको आगे कुछ करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वें पर चलते हैं। अत्यधिक का विलोम पूछा गया आपसे। अत्यधिक का विलोम, ऑप्शन नंबर ए है अनधिगत, ऑप्शन नंबर बी है अत्यल्प, ऑप्शन नंबर सी है अनधीन, ऑप्शन नंबर डी है नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, है ना। नोटा का मतलब जान लीजिएगा, नन ऑफ द एबव। इसका बताइएगा अत्यधिक का विलोम क्या होगा, अनधिगत होगा या अत्यल्प होगा या अनधीन होगा। बहुत ही आसानी से जवाब दे पा रहे होंगे आप लोग। ऑनलाइन कमेंट की भांति लीजिएगा और कमेंट करिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अत्यल्प। क्या होगा, अत्यल्प, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 13 है। रिजु का विलोम क्या होगा। रिजु का विलोम, हम जब कोण पढ़ा रहे थे तो
कोण, आप लोग डीएलएड वाले जो होंगे वो जरूर पढ़े होंगे। कोण जब मैं पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। और मैंने बताया था कि ऋजु का मतलब होता है सीधा। क्या होता है ऋजु का मतलब? सीधा, है ना। ऋजु का मतलब क्या होता है? सीधा। इसी का विलोम आपसे पूछा गया है। विकीर्ण होता है ऋजु का विलोम, या क्या है, क्या लिखा गया? अनृत होता है ना, या वक्र होता है, या अनैक्य होता है ना। बताइएगा ऋजु का विलोम क्या होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऋजु का विलोम जो है वक्र होता है ना। क्या होता है? वक्र होता है। चलिए ऑप्शन नंबर, ऋजु मतलब क्या होता है? ऋजु का सीधा सीधा अर्थ होता है सीधा, और वक्र का सीधा सीधा अर्थ होता है टेढ़ा, सीधा का टेढ़ा, है ना। लेकिन जब तत्भव शब्द में विलोम पूछा जाए तो उत्तर भी आप तत्भव में दीजिएगा, और तत्सम में पूछा गया तो तत्सम में ही उत्तर ढूंढिएगा। अगर यहां पे एक शब्द, यहां पे ऑप्शन नंबर ई रख दिया गया होता टेढ़ा, तो आप टेढ़ा सही नहीं लगाते, क्योंकि ऋजु का टेढ़ा नहीं होगा, सीधा का टेढ़ा होगा, लेकिन ऋजु का वक्र होगा, क्योंकि ऋजु जो है तत्सम शब्द है, तो तत्सम उसका विलोम भी खोजा जाएगा, है ना। चलिए अब प्रश्न 14 है, संकल्प। संकल्प शब्द में उपसर्ग कौन सा है? बताइएगा संकल्प शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है सन उपसर्ग है, बी है सम उपसर्ग है, बी है संक, डी है सक। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? संकल्प, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। सम उपसर्ग होगा, स मां के नीचे हलंत, इस तरीके से स मां के नीचे हलंत, सम धन, है ना, इस तरीके से होगा, ध्यान रखिएगा। आगे है प्रश्न 15, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। बताइएगा मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी ए है कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर सी है भाववाच्य, और इस तरीके से 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी मैंने कट किया है, वहां पे स्थान नहीं था, है ना। उसका मतलब है कि नोटा, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा होगा, है ना। बताइएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। मैं मानता हूं कि आप सभी लोग कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य बेहतर तरीके से पढ़े होंगे। मैंने इसे वीडियो में भी बताया है ना। जो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, आप लोग देख रहे होंगे मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, इसमें कौन सी प्रधानता, किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है, या कर्ता की प्रधानता है, या कर्ता और कर्म दोनों की प्रधानता नहीं है, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा मैं बताता हूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य। क्या होगा? भाववाच्य। अब मैं बताता हूं भाववाच्य कैसे पहचानेंगे। भाववाच्य पहचानने का एक ही नियम है, ज्यादातर इसमें जो शब्द आते हैं, जो वाक्य आते हैं वो नकारात्मक होते हैं, बस इसी से आप पहचान लीजिएगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा जो इसमें वाक्य आते हैं इसमें जो है नकारात्मक होते हैं। जैसे कहा जाए कि पिताजी से रामायण नहीं पढ़ी जाती, है ना, तो पिताजी का आंख खराब हो गया है, इस वजह से पिताजी से रामायण नहीं पढ़ी जाती। तो यहां पे कौन सा वाच्य होगा? यहां पे जो है भाववाच्य होगा, है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां है, तत्भव तत्सम का कौन सा मेल गलत है, है ना। तत्भव तत्सम का कौन सा मेल गलत है? ऑप्शन नंबर ए है लुनाई लावण्यता, ऑप्शन नंबर ए है लुनाई लावण्यता, ऑप्शन नंबर बी है लौंग लवण, ऑप्शन नंबर सी है आंत आंत्र, है ना, ऑप्शन नंबर डी है आयुष आदेश। इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा है? तत्भव तत्सम का कौन सा मेल गलत है ना, बताइएगा। अगर आपको आता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आपको आता होगा, है ना। लौंग का लवण कहा जाता है, बिल्कुल सही है। आयुष का मतलब आदेश होता है, यह भी सही है। आंत का मतलब आंत्र होता है, यह भी सही है, लेकिन यह गलत है। लुनाई को लावण्यता हम नहीं कहते, है ना, लुनाई को लावण्यता नहीं कहते हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि लुनाई को क्या कहा जाता है ना, बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17वें पर चलते हैं। लेखक और रचनाकार का कौन सा जोड़ा गलत है? अब देखिएगा, लेखक और रचनाकार से 2018 वाला पेपर है, इसमें तो हमें लगता है 5-6 क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना। चलिएगा, स्कंद गुप्त, लक्ष्मी नारायण गुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, संस्कृत के 4 अध्याय, बिल्कुल सही है। संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है? दिनकर जी ने लिखा है ना, दिनकर जी ने लिखा है संस्कृत के 4 अध्याय। आगे बात करते हैं अशोक के फूल, तो अशोक का फूल किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, बिल्कुल सही है ना। आगे बात करते हैं रसज्ञ रंजन, एक किसने लिखा है? रसज्ञ रंजन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा जोड़ा गलत है। क्या पूछा गया है? गलत। तो स्कंद गुप्त की रचना किसने किया था? तो जयशंकर प्रसाद जी ने किया था, है ना। स्कंद गुप्त की रचना किसने किया था? जयशंकर प्रसाद जी ने। कक्षा 10वीं में अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र रहे होंगे, दूसरा पाठ था, दूसरा पाठ मुझे याद है कि 2000 दूसरा पाठ था, उसका नाम था ममता,
ममता पाठ में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था, उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपने, अगर आपका जो हिंदी के अध्यापक रहे होंगे, बिगड़ैल टाइप के रहे होंगे, बहुत दबा दबा के याद कराए होंगे, बच्चा सब कुछ याद कर लो। कंकाल तितली इरावती अपूर्ण, यहां तक हमें याद है कि इरावती जो है अपूर्ण थी। एक सीक्वेंस में याद है कि उनका जो उपन्यास था वो कंकाल तितली इरावती था और इरावती अपूर्ण था, इसी तरीके से याद कराया जाता था और वही सब चीजें आगे काम करती हैं। तो स्कंदगुप्त जो है लक्ष्मीनारायण मिश्र की रचना है ना। आगे बात करते हैं, लेखक और रचनाकार का कौन सा जोड़ा गलत है, एक बार फिर पूछा गया है ना। ऑप्शन नंबर ए है परिमल, निराला जी की रचना है, बिल्कुल सही है ना। परिमल जो है निराला जी की रचना है। अब निराला कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, मैंने दिनकर को निराला बना दिया था। आगे बात करते हैं शिवराज भूषण। शिवराज भूषण जो है, इसमें मैंने ऑप्शन में नहीं दिया है ना, इसमें मैंने ऑप्शन में नहीं दिया है। शिवराज भूषण में ऑप्शन में क्या दिया गया है, शिवराज भूषण के ऑप्शन में दिया गया है भूषण, है ना। शिवराज भूषण के ऑप्शन में दिया गया है, शिवराज भूषण में भूषण दिया गया है। अर्थात आप कक्षा 12वीं में जब रहे होंगे, उसमें जो है शिवराज भूषण की भूषण बावनी एक कविता, मतलब कि एक कविता थी, है ना। उसमें मतलब कि एक राजा थे छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल, उनकी बहुत बखान जो है शिवराज भूषण के द्वारा किया गया था, है ना। तो शिवराज भूषण की ही रचना भूषण है ना। चलिए, ये बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं शब्द रसायन। ए भैया, शब्द रसायन जो है यह भी जो है इनकी ही रचना है। शब्द रसायन जो है देव जी की रचना है। इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिएगा, आप लोग खोज करिएगा इसका, है ना। मैं आपके ऊपर एक ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18वां आप लोग कमेंट करिएगा। वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करिएगा, है ना। आप लोग कमेंट करिएगा कौन सा गलत है। परिमल जो है निराला जी की रचना है। शिवराज भूषण जो है शिवराज भूषण की रचना है। देव किसकी रचना है, शब्द रसायन किसकी रचना है, देव जी की रचना है। उद्धव शतक किसकी रचना है, ये बताइएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है या किसी अन्य की है, जरूर बताइएगा, है ना, आपके लिए है। आगे अगला बात करते हैं, प्रश्न नंबर 19। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है अनुधातन, ऑप्शन नंबर बी है प्राचीन, ऑप्शन नंबर सी है पुरातन, ऑप्शन नंबर डी है अद्यतन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। अर्वाचीन का जो विलोम होगा क्या होगा, प्राचीन। प्राचीन का विलोम क्या होता है, अर्वाचीन, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ एवं प्रकृति का है, अर्थात इसमें अनेक अर्थ, कौन सा शब्द ऐसा है जो भिन्न अर्थ का है ना। चलिए बताइएगा। अधुनातन, अधुनातन का मतलब होता है वर्तमान के समय में जो आधुनिकता चली आ रही है, वर्तमान का परिदृश्य, उसे कहते हैं अधुनातन। आगे बात करते हैं शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है कि ये लगातार नियमित रूप से चल रहा है, वही शाश्वत है ना। नियमित जो चीजें चल रही हैं वो शाश्वत होती हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं चिरंतन। चिरंतन का मतलब बिल्कुल शाश्वत वाला होता है, अर्थात यूं कहें तो चिरंतन जो है शाश्वत का जो है पर्यायवाची होता है। अब आपसे पूछा गया कौन सा शब्द भिन्न अर्थ एवं मतलब प्रकृति का है। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है सनातन, इस सनातन का जो अर्थ होता है, सनातन एक धर्म है और बकिया सब जो है कहीं ना कहीं आपस में मेल खा रहे हैं। ये आपको रीजनिंग में भी देखने को मिल सकता है, कभी कभार रीजनिंग में भी आ जाता है कि कौन सा विकल्प जोड़ा गलत है ना। इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन आपके सामने रखा है ना। तो मुझे लगता है कि 20 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा हूं और इस 20 क्वेश्चनों को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि यूपी टेट की जो हिंदी की परीक्षा है, यूपी टेट की कोई भी परीक्षा हो, आसान होती है, कठिन नहीं होता है। आप लोग मैंने कहा था 30 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इस वीडियो को बनाते बनाते अभी वर्तमान में जो है काफ़ी टाइम हो गया है और हमें लगता है कि कभी फिर आगे चर्चा डिटेल में कर देंगे। तो 20 क्वेश्चन एक बार लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूं। आगे मैं जो भी आपको क्वेरी होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, है ना, उन तक पहुंचाइएगा जिसमें कंटेंट और क्वालिटी के नाम पे लोगों से मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि भेदभाव की परिस्थिति जन्म लेती है। तो कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक आप शेयर कर सकते हैं ना। चलिएगा, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कोई भी अगर यहाँ पे जो है सिस्टम में गलती हो जाती है, कहीं पे कुछ लिख नहीं पाता हूँ तो उसे जरूर बताइएगा, है ना। चलिएगा, उम्मीद है कि सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,